पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यह है भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसके बारे में आपको क्या करना है, कंसीडर करना है या विचार करना है। पहला कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा फैट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो क्या चीज प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। दूसरा है कि प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट जो है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए क्या है, जिम्मेदार है। और तीसरा जो है विटामिन हमारे शरीर के इम्यूनिटी के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोग को क्या करना है, बतलाना है। तो एक बार बतलाएं सभी लोग, क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तीनों स्टेटमेंट इसलिए सही है कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे, बतला रहे थे आप सभी को कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ये क्या प्रदान करता है, आपको एनर्जी प्रदान करता है। दो चीज आपको बताए हुए थे कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट और फैट जो है ये किसके लिए है उपयोगी, एनर्जी देने के लिए। प्रोटीन जो है यह बिल्डिंग ब्लॉक है शरीर के निर्माण के लिए। हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रोटीन का उपयोग करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये हमारा क्या है, प्रोटीन है। और विटामिन जो है यह इम्यूनिटी प्रदान करता है। सब कुछ जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट भी कर लीजिएगा। अभी तो जो पेड बैच में है वो सिर्फ सुनते चलिए, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख के नोट कीजिएगा। तीनों स्टेटमेंट इसका क्या है, सही। अगला है कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमिनो एसिड, मंड मतलब क्या होता है, स्टार्च। तीसरा क्या है, शर्करा यानी कि सुक्रोज। कह रहा है इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जवाब आप दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है, बतलाइए तो। बहुत इजी है ये। एक बार शेयर भी कीजिए अपने दोस्त सभी को, बतलाएं कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो सबको पता है कि एमिनो एसिड जो है यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि पता है कि एमिनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन का मूल इकाई होता है। अगर प्रोटीन टूटता है तो किसका निर्माण होता है, आपको एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। कौन से एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, अल्फा एमिनो अम्ल। पहला स्टार्च से दो चीज याद रखेंगे, मंड से दो चीज याद रखेंगे। पहला तो यह स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट है, पौधा का भंडारित भोजन है। स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट पूछ देगा, पौधा का भंडारित भोजन कौन है, तो यह आपका स्टार्च है। दूसरा क्वेश्चन दे देता है कि स्टार्च के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो यह भी याद रखिएगा हम कौन सा टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट जो है वो हम किसके लिए करते हैं, स्टार्च के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है फैट भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। फैट वसा मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे, फैट जो है ये कह रहा है फूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फैट के बारे में आप लोग को निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी इस बार पूछेगी। भोजन में फैट की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। दूसरा है कि फैट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा क्या है, फैट की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि कह रहा है कि फैट जो है वो कम एनर्जी देगा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा एनर्जी देगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्द से जल्द बतला दे भाई, क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। सोच समझ के एकदम जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। पिंटू जी का जवाब आ रहा है, और बाकी लोग भाई कहाँ गए, जवाब दें।
देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता भी होगा कि फैट आप ज्यादा खाते हैं तो मोटापा बढ़ता है, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे। दो तीन चीज यहाँ से महत्वपूर्ण चीज बनता है, इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं। पहला, जो फैट है हमारे शरीर में किस रूप में जमा हो जाता है, तो एडिपोज उत्तक के रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में यह क्या होता है, जमा हो जाता है। और एडिपोज उत्तक जो है वह ऊष्मा के कुचालक की तरह कार्य करता है, हीट इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर एक जो ठंडे महासागर में जो मछली रहती है, जिसको आर्कटिक फिश कहते हैं, आर्कटिक ओशन में जो मछली रहती है, उसमें जो यही फैट जमा होता है, तो उसमें फैट के परत को क्या कहा जाता है, ब्लबर कहा जाता है। ये कई दफा पूछा। तो इतना तो पता चल गया कि फैट से आपको मोटापा बढ़ता है। दूसरा, फैट तो हम बताएं कि अगर लंबे अवधि के लिए ऊर्जा चाहिए, लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए, तो आपको क्या चीज लेना होगा, फैट लेना होगा, वसा लेना होगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, फैट जो है ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा एनर्जी देता है, जो कि तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। बीपीएससी इसी तरह फंसाएगी, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है पोषक तत्वों के अलावा, देखिएगा न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो वाटर है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भोजन का। ठीक है, जल का अपना महत्व है, आपको पता भी है। तो जल का क्या महत्व है, यही क्वेश्चन आपसे क्या है, पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है। यानी कह रहा है कि कुछ हम भोजन लेते हैं, मान लीजिए आप पानी नहीं पिए हैं बहुत देर से, तो जो भोजन लिए हैं उस भोजन के द्वारा भी जल की आपूर्ति का कुछ महत्व है। गुड इवनिंग प्रियंका जी। दूसरा कह रहा है कि वाटर जो है यह आपको क्या करता है, यूरिन, स्वेट या कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो वाटर का क्या यूज है ये आपको बतलाना है। तो ये तो प्रैक्टिकल है, आप लोग जानते भी होंगे भाई। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए, मात्र 99 रुपया में ये एमसीक्यू का कोर्स है, समझ सकते हैं। 99 में आजकल फोन का रिचार्ज नहीं आता है उतना में पूरा ये एमसीक्यू का कोर्स है। तो खुद भी जुड़िए, अपने दोस्त को भी रिकमेंड कीजिए। भाई यहाँ पे दोनों कथन आपका क्या है, सही है। आप जैसे वाटरमेलन खाते हैं, खरबूज खाते हैं, तरबूज जब खाइएगा तो उसमें पानी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पानी ज्यादा होता है तो उससे वाटर कंटेंट मिल जाता है आपका। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा, यूरिन हो, स्वेट हो, उसमें तो वाटर होता ही है, वाटर ही निकलता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है विटामिन है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आप ही लोग बतलाइए विटामिन वाला, ये हम नहीं बताएंगे, देखते हैं क्या आप लोग जवाब देते हैं। जो भी नहीं जुड़े हैं आज भी वक्त है, मात्र 99 रुपया खर्च कीजिए। इस पूरे कोर्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। खुद भी जुड़िए, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जेन्युइनली उनको बतलाइए अरोमा क्लासेस ऐप के बारे में। तो सबको पता है कि विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। रतौंधी आप जो जानते होंगे, नाइट ब्लाइंडनेस यह किसके कमी के कारण होता है, आपको विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन B1 के कारण तो पता ही है, बेरी बेरी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है, ये आपको पता है। लेकिन कुछ अब हम अपने तरफ से आपको बतलाते हैं। किसके बारे में बतलाते हैं, विटामिन डी के बारे में। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। पहला जान लीजिएगा कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो एंजाइम की तरह कार्य करता है, एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। तो पूछ भी देता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंजाइम की तरह कार्य करता है, तो वह विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चा में दो बीमारी होता है। एक बीमारी है जिसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं, एक बीमारी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और दूसरा बीमारी है इसको हम लोग ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं, ऑस्टियो मैलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया में क्या होता है, पांव का हड्डी धनुष आकार का हो जाता है, पांव का
हड्डी धनुष आकार का हो जाता है, धनुष आकार का हो जाता है। ठीक है, अगर एडल्ट है, कोई वयस्क है, तो एडल्ट में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसमें हड्डी जो होता है वह भंगुर हो जाता, फ्रेजाइल हो जाता, थोड़ा सा चोट लगेगा तो वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्कर्वी, जनरली हम लोग याद कर लेते हैं कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। लेकिन स्कर्वी का लक्षण क्या है, तो ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ा से खून आता है, ये याद रखिएगा। ब्लीडिंग गम, अगर किसी को स्कर्वी है तो उसको मसूड़ा से क्या आएगा, खून आएगा। ठीक है, अब बेरी बेरी का क्या होता है, क्या सिम्टम बतलाइए, तो आप ही लोग बतलाइए। अगर किसी व्यक्ति को बेरी बेरी से ग्रसित है तो क्या चीज उसमें ये होगा, वो तो एक बीमारी अलग अलग तरीके से भी होता है भाई, बतलाइए तो। वीक मसल, याद रखिएगा, बेरी बेरी में कमजोर मांसपेशी हो जाता है, वीक मसल हो जाता है। देखिए टीचर के साथ डिस्कशन करने से यही फायदा होता है कि एक क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन और निकल सकता है वो सब कुछ यहाँ बतला दिया जाएगा। अगर आप खुद बनाते तो इसका आंसर बना के निकल जाते, लेकिन टीचर आपको हर वो संभव क्वेश्चन बतला देगा जो इससे बन सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो जहां भी सत्य या असत्य दिखे थे इसको पहले ही अंडरलाइन कर लीजिए। विटामिन ए जो है वह स्किन और आंखों को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। दूसरा है, विटामिन बी जो है घाव भरने में क्या होता है, सहायक होता है। तीसरा, विटामिन सी जो है वह इम्यूनिटी प्रदान करता है। विटामिन डी जो है हमारे बोन और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को मदद करता है। तो बताइए कौन सा कथन गलत है, और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी बतलाना है। ऐसा नहीं कि अब छठा का बी है तो सीधे बी बता दिए, सही आंसर क्या होगा ये भी बतलाना है आप सभी को। देखिए घाव भरने में सहायक कौन होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है वो घाव भरने में क्या होता है, सहायक होता है। और विटामिन सी जो है यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन। एक क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता है, तो विटामिन सी को आप शरीर में भंडारित नहीं कर सकते हैं। यहाँ त्वचा और बाल को स्वस्थ रखने के लिए, यहाँ पर त्वचा और आंख है ना, अगर त्वचा और बाल दे देता, इसको स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाता, विटामिन ई हो जाता। ये भी याद रखेंगे। अब विटामिन बी बोलिएगा सर विटामिन बी जो है वो घाव नहीं भरता है, तो ये किसमें मदद करता है, तो विटामिन बी का यूज याद रख लीजिएगा, ये भी एक एग्जाम में पूछ दिया है। विटामिन बी का यूज ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पूछ देगा कौन सा विटामिन है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, तो विटामिन बी जो है यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है, फ्रेम कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको एक तरफ मिनरल्स दे दिया है, उससे आपको क्या दे दिया है, रोग दे दिया है। कैल्शियम है, ये किससे संबंधित है, बोन से संबंधित है। आयोडीन जो है वह ग्वाइटर से संबंधित है। आयरन जो है वह कह रहा टूथ डिके से संबंधित है। अब कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है,
कौन सा सही सही मिला हुआ है ये बतला दीजिए। क्या होगा आपको पता होना चाहिए भाई। कैल्शियम तो चलिए बोन के लिए जरूरत होता है, आयोडीन की कमी से तो घेंघा रोग होता है, लेकिन लोहा की कमी से एनीमिया होता है। याद कीजिए तो लोहा की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग बतलाइए तो आयोडीन जो है यह किस ग्लैंड के एक्टिविटी के लिए जरूरी है, कौन सा ग्रंथि, मेरे तरफ से सवाल है, किस ग्लैंड के सक्रियता के लिए आपको आयोडीन की आवश्यकता होती है, मेरे तरफ से क्वेश्चन है, बताइए किस ग्लैंड के एक्टिविटी के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया, हसन जी का जवाब आ रहा है। क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए आपको आयोडीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। रिटार्डेड ग्रोथ, रिटार्डेड ग्रोथ जो है यह किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन, प्रोटीन, फैट या कोई नहीं। रिटार्डेड ग्रोथ की अगर हम बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। देखिए जो चाह रहे हैं कि सिर्फ 70वीं बीपीएससी दे, तब तो आप 99 वाला ले लीजिए, एमसीक्यू का कोर्स, 2 कोर्स है एमसीक्यू का, 99 वाला ले लीजिए। और नहीं चाहते हैं कि सभी एग्जामिनेशन जो भी हो, आरआरबी हो, बिहार एसएससी हो, उसके लिए लेना है तो ये 500 वाला ले लीजिए, इसमें सब एग्जाम का कवर किया जाएगा, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे आप बिहार एसएससी दे लीजिए, चाहे वो बिहार एसआई दे लीजिए, सब में काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन, पता भी है कि प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करता है, बिल्डिंग ब्लॉक, तो इसमें आपको क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अब निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना या कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, इसमें से कौन सा रिवर्सिबल है, किसको आप पलट सकते हैं, तो अपने दैनिक अनुभव से भी बतला सकते हैं। किसको आप बदल सकते हैं, बतलाइए। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया, यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि कागज जल के राख बन जाएगा, राख से कागज नहीं ला सकते हैं। दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं ला सकते हैं। लेकिन नमक को पानी में घुलाते हैं तो फिर पानी और नमक को आप अलग कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन अगर टूटेगा तो फिर मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ये हटा देते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश बोले थे लिखने, लिखा नहीं। आगे आते हैं, केचुआ, अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म के रेस्पिरेशन के संबंध में आपको बतलाना है कि अर्थवर्म जो है वो रेस्पिरेशन कहां से करता है। तो अर्थवर्म जो है वो नेसल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, नेसल कैविटी के द्वारा या नेसल ग्लैंड के द्वारा। यहाँ पे ग्रंथि है तो ग्लैंड के द्वारा। कह रहा है कि स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, माउथ के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, कहीं से नहीं करता। ये तो पता ही होगा भाई, कहां से रेस्पिरेशन नहीं करता है, सॉरी कहां से रेस्पिरेशन करता है, यही बतलाना है। तो अर्थवर्म जो है वो स्किन से करता है। और याद होगा, बताए भी थे कि अगर लंग्स से, फेफड़ा से अगर कोई श्वसन करता है तो इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर कोई गिल्स से रेस्पिरेशन करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। अगर कोई स्किन से रेस्पिरेशन करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर कोई ट्रैकिया के माध्यम से, ट्रैकिया नलीनुमा संरचना होता है, ट्रैकिया के माध्यम से करता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अब आप लोग को बतलाना है ट्रैकिया के माध्यम से कौन श्वसन करता है। ट्रैकिया के माध्यम से कौन श्वसन करता है। इंसेक्ट बहुत बढ़िया, इंसेक्ट बहुत अच्छा है, इंसेक्ट हो जाएगा, सही है। अगला हम लोग आते हैं घोंघा के बारे में, स्नेल्स के बारे में आपको बतलाना है। किसके बारे में बतलाना है, स्नेल के बारे में। कह रहा स्नेल्स का कवच इसका बाह्य कंकाल एक्जोस्केलेटन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्जो स्केलेटन कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, यानी कि यह बोन का नहीं बना होता है। यानी कि बाहर जो केचुआ आपका जो घोंघा होता है, बाहर जो लगा होता है इस प्रकार से इसका सेल, इसी को एक्जोस्केलेटन कहते हैं। ये कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा लेकिन कह रहा है कि बोन का नहीं बना होता है। दूसरा कह रहा है स्नेल्स का पेशीय पाद चलने में उसका मदद करता है, यानी कि इसका जो पांव होता है वो मस्कुलर फिट होता है। कहता है ये किसकी सहायता से चलता है, तो मस्कुलर फिट की सहायता से चलता है। तीसरा कह रहा है कि यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, बाहर जो ये सेल है इसके वेट को बैलेंस करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई सही है कि उसका जो बाहर का सेल है वही एक्जोस्केलेटन कहलाता है, और बोन का नहीं बना होता है, बल्कि किसका बना होता है, ऑलमोस्ट कैल्शियम कार्बोनेट सबका बना होता है। मांस वाला ही पांव होता है जिससे चलता है, लेकिन केचुआ का जो स्नेल्स का वजन है उसको सेल संतुलित नहीं करता। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो केवल क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा। अगला है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन तो जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहा जाता है, हम थोड़ा सा समझा दे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कह रहा आपके डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या उदाहरण है, तो कह रहा कारखाना का जो वेस्ट है उसमें जो एसिडिक पदार्थ मिले होते हैं, इसको वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले, डिस्चार्ज करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ये कह रहा है कि इंडस्ट्री से जो भी आपको वेस्ट निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसको डायरेक्ट हम अगर पानी में छोड़ दे तब तो एक्वेटिक एनिमल्स को वह क्या करेगा, मार देगा। तो उसको एसिडिक सब्सटेंस को पहले बेस से हम लोग ट्रीट करते हैं, उसके बाद पानी में छोड़ते हैं। दूसरा कह रहा अमाशय, स्टोमक में एसिड की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसे न्यूट्रल करता है, यानी कि हमारे पेट में एसिड जो निकलता है, कौन सा एसिड निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये अगर ज्यादा हो जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको न्यूट्रल करता है। तीसरा कह रहा चींटी के डंक के प्रभाव को नमयुक्त बेकिंग सोडा अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। अगर चींटी या मधुमक्खी काट ले तो अगर वहां पे खाने वाला सोडा लगा लीजिएगा तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है। इसमें से कह रहा कौन सही, इजी है ये तो। यही सब ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन पूछ देगा। यहां पर तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा टूथ डिके हेतु अम्ल जिम्मेदार है, ठीक है।
एसिड जो है वो हमारा दंत क्षय टूथ डीके के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ एसिड छोड़ने में क्या होता है, सहायक होता है। कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, सही, ये बतलाना है। ये सब एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, डायरेक्ट 7th सबके एनसीईआरटी में सब बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, अगर पीएच 5.5 से नीचे चला जाए, पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ देता है दंत क्षय कब स्टार्ट होता है, तो जब पीएच 5.5 से कम हो जाए। दूसरा, हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं जो दांत में फंस जाता है तो बैक्टीरिया के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, जिसके दौरान एसिड निकलता है। ठीक है, तो उसी के कारण टूथ डीके होता है। इसलिए बचपन में कहा जाता था कि खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए ताकि दांतों के बीच कुछ फंसे नहीं। अब कह रहा है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आपको कौन सा सही है। कह रहा है जितना भी फिजिकल चेंज है वह रिवर्सिबल है, इसको पलटा जा सकता, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। जबकि केमिकल चेंज जो है वह क्या है, रिवर्सिबल। पहला। दूसरा कह रहा है कि केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। कौन सा सही स्टेटमेंट है ये बतलाना है। बड़ा इजी है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हमको लगता है कि यह उल्टा कर दिया है, पलट दिया है। पलटने का मतलब क्या है कि फिजिकल जो भी चेंज है वो रिवर्सिबल होता है और जो केमिकल चेंज है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसमें केवल दो क्या है, सही। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल चेंज का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। फिजिकल चेंज का है कागज का फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिल जल बनना या कागज का जलना। फिजिकल चेंज कौन है जिसको आप फिर से क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। जैसे कागज के टुकड़ा को फाड़िएगा तो पुनः उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज। रंग में एक बार परिवर्तन हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो फिर इसको रिवर्स नहीं करते, ये आपका केमिकल चेंज हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, यहाँ रिएक्शन हुआ, ये केमिकल चेंज। कागज जल के राख बन गया तो राख फिर कागज नहीं बनेगा, ये केमिकल चेंज। तो केवल क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज में एक हो जाएगा। अगला है ओजोन का डिकम्पोजिशन एक केमिकल चेंज है, पहला कह रहा है। दूसरा है ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन, बतला सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो ओजोन एक्चुअली क्या है, ये O3 ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल होता है। तो ओजोन के विघटन के दौरान ओजोन किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन। ओजोन जो है ये किस में बदलता है, ऑक्सीजन में बदलता है। यही होता है डिकम्पोजिशन के दौरान। ठीक है, तो ये तो पहला सही है। दूसरा, आपको पता भी है कि ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन से बचाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही। अगला है लोहे में जंग लगना एक केमिकल चेंज है। और दूसरा, सॉल्ट वाटर सेलाइन वाटर जो होता है ये जंग लगने के दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये आप अगर पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट कौन है, तो आपको पता भी होगा कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। एक क्वेश्चन यह भी पूछता है कि लोहा में जंग लग जाए तो उसका वजन क्या हो जाता है। तो लोहा में जंग लगने के कारण उसका वजन क्या होता है, बढ़ता है। अगला, रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन ए। फिर यही गैस बर्नर पर जलती है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इस परिवर्तन से संबंधित है। देखिएगा, लिक्विड रहता है, अगर सिलेंडर में है तो लिक्विड में है, गैस बर्नर पे आता है तो गैस में आ जाता है, फिर गैस से जलना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो लिक्विड से गैस में जो बदल रहा है, जिसमें पूछ रहा है कौन सा,
आपको है। तो देखिएगा भाई, गैस जो जलना शुरू किया तो यह तो एक केमिकल चेंज हो जाएगा ना, तो प्रक्रम बी, प्रोसेस बी जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारे पेशियां, मांसपेशी, मसल्स में स्टोर करता है और ऐंठन ये होता है। तो कितनी दफा पढ़ाए हैं कि जब हम लोग का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या होता है, जब पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो जो ग्लूकोज है वह आपको लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और यही लैक्टिक एसिड जो हमारे शरीर में जमा होता है तो शरीर में ऐंठन महसूस होता है। अगला है WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है। तो WBC पहला ऑक्सीजन का वहन, तो ऑक्सीजन का वहन तो आपको RBC करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन तो यह भी RBC करता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट मदद करता है। तो कौन इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है, तो WBC जो है यह क्या प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सब ऑप्शन का डिटेल भी याद रहना चाहिए। अगला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल, तीसरा है हार्ट, चौथा है किडनी। कह रहा है कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं, किसका पार्ट नहीं है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो आपको पता होगा किडनी जो है वह सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। किडनी किसका पार्ट है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उत्सर्जी तंत्र का पार्ट हिस्सा कौन होता है, वृक्क होता है या किडनी होता है। तो ये ओवरऑल हम लोग का कितना था, 22 क्वेश्चन था। कल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसी तरह से साइंस पढ़ के आइएगा। हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी का भी इस बीच में हम एक लंबा सा सेशन ले लें MCQ का, तो उसको एकदम पढ़ के या रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं इस कोर्स में या आपके जो भी परिचित हों उनको जरूर बतलाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाबू, शुभ रात्रि।